हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के नए वीडियो में। तो ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स के ऊपर हमारा 10 क्लासेस हो चुका है। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा जो क्लास नंबर 10 था वहां पर मैंने आप लोगों को डिस्पर्सन और स्कैटरिंग के बारे में बोला था। तो उस टॉपिक को आज खत्म करेंगे, जो रमन इफेक्ट और सोलर स्पेक्ट्रम के बारे में बोल के। तो ये रमन इफेक्ट हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर सीवी रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन, यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एशियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो हमारे में से एक इंसान नहीं बोलूँगा, लेजेंड बोलूँगा, जिन्होंने ब्रिटिश के समय, जो अब ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया था, उस समय उन्होंने नोबेल प्राइज जीत के दिखाया था। किसने? सर सीवी रमन ने। और उसी एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग पढ़ेंगे, सीवी रमन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोलर स्पेक्ट्रम क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, ये सब चीज़ें करेंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। और क्लासेस कैसा लग रहा है ये भी आप लोग मतलब मुझे बोलते रहे, फीडबैक देते रहिए। ऑलरेडी 10 क्लासेस हो चुका है, क्लास नंबर 11 है। तो कैसे क्लासेस आप लोगों ने फॉलो कर आ रहे हैं, तो कैसा क्लासेस लग रहा है उसका फीडबैक भी मुझे दीजिए। कुछ समझने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ न्यूमेरिकल्स में फंस जा रहे हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स मुझे भेज सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, रमन इफेक्ट जानने से पहले हम लोग थोड़ा रेले स्कैटरिंग आप लोग को रिवाइज करा देते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को रेले स्कैटरिंग करवाया था। साइंटिस्ट रेले ने एक एक्सपेरिमेंट कराया था, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज सनसेट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो था रेले स्कैटरिंग। तो रेले स्कैटरिंग में क्या बोलता है, रेले स्कैटरिंग या रेले स्कैटरिंग लॉ भी हमने पढ़ा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट is inversely proportional to the fourth power of wavelength. Intensity of scattered light is directly proportional to the fourth power of wavelength. और हमने ये भी देखा था, जब हमारा कोई भी प्रिज्म में या किसी भी डिस्पर्सिंग मीडियम में एक वाइट लाइट पास करता है, ये सातों कलर में ऐसे करके डिस्पर्स कर जाता है, स्प्लिट अप कर जाता है। ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर रेले स्कैटरिंग में एक चीज फिक्स्ड था। क्या फिक्स्ड था सर? रेले स्कैटरिंग में ये फिक्स था कि हमारा वेवलेंथ हमारा चेंज नहीं होगा। मतलब इन रेले स्कैटरिंग यहाँ पर व्हाइट लाइट जब स्कैटर हो रहा है, तो यहाँ पर अलग अलग VI, B, G, Y, O, R ऐसे अगर सातों कलर हो रहा है। इन सातों कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर 7 कलर नहीं जाके कोई एक कलर जाता था, उसका वेवलेंथ चेंज नहीं होता। मतलब रेले स्कैटरिंग ये तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट था। अगर मेरा व्हाइट लाइट नहीं जाके अगर मेरा कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जाता, तो अकॉर्डिंग टू रेले इसका जो वेवलेंथ है और इसका जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू रेले इसका वेवलेंथ सेम रहेगा। तो रेले स्कैटरिंग फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट हैज सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये किसने बोला था? रेले ने बोला था। तो रेले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग क्या, अभी तक हमने रमन पढ़ना शुरू नहीं किया, पहले रेले समझ लीजिए। रेले स्कैटरिंग में, रेले मतलब एक साइंटिस्ट है, उनका ये मतलब एक्सपेरिमेंट है, उनका थ्योरी है। रेले स्कैटरिंग क्या बोलता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का जब भी हमारा डिस्पर्सन होगा, तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड लाइट दोनों का सेम वेवलेंथ होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज, जितना वेवलेंथ से लाइट आया, जितना फ्रीक्वेंसी से लाइट आया, उतना ही फ्रीक्वेंसी से लाइट निकल जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन सर सीवी रमन ने बाद में, साल था 1928 में, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि नहीं, ये बात हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। दिस इज जनरली ट्रू, ये जो बात है जनरली ट्रू। लेकिन जब हम लोग कुछ पर्टिकुलर सॉल्वेंट में देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, तब देखेंगे कि हमारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। समझ पा रहे? बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना, समझिए। मैं इसको पूरा एक थ्योरी लिखाऊंगा, क्या लिखना सब कुछ समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक सिंगल लाइट का कलर, मतलब रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, मतलब कोई भी सिंगल कंपोनेंट लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। सो ये था रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग क्या बोलता है कि हमारा इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, और इंसिडेंट और स्कैटर्ड दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। अभी सर सीवी रमन ने सोचा था कि ये वाला बात सही है
लेकिन उन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से उन्होंने कंक्लूजन में आया कि ये बात हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, ये बात में कुछ तो गड़बड़ है, इन्होंने सीवी रमन ने पाया। सो देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे रमन इफेक्ट के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सर सीवी रमन ने क्या देखा और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कहाँ किया था पता है? हमारे वेस्ट बंगाल के कोलकाता के ISCS में। हमारे कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, तो वहाँ पर हमारा जो ISCS कोलकाता है वहाँ पर सर सीवी रमन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट को किया था और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और हमारे जो इंडिया में हर एक साल हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। कौन सा दिन मनाते हैं आप लोग कमेंट करके नीचे लिखना, कौन सा दिन नेशनल साइंस डे मनाते हैं? तो क्यों मनाते हैं पता है नेशनल साइंस डे? सर सीवी रमन उस दिन रमन इफेक्ट को डिस्कवर किए थे, इसलिए उस दिन को हम लोग मानते हैं नेशनल साइंस डे। कब होता है नेशनल साइंस डे ये आप लोग कमेंट करेंगे। मैं ये तक हिंट दे रहा हूँ, फरवरी का महीना में होता है। कौन सा महीना में है, कौन सा दिन में होता है वो आप लोग कमेंट करके बोलना। सो क्या हुआ था इधर? सो देखिए इन 1928 सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है, सर सीवी रमन, इसका नाम के पहले में सर लिखना चाहिए, इतना बड़ा हमारे इंडिया के लिए उन्होंने किया है। सर सीवी रमन एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट, क्या फाउंड किया था उन्होंने? फाउंड दैट व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम या मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब हर एक जगह नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जब वहां पर इंसिडेंट करेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, टोलुइन एक्सेट्रा, बेंजीन, टोलुइन ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जब यहाँ पर ये हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट गिरेगा, इट वाज फाउंड दैट the scattered light has frequency and wavelength क्या है? has frequency and wavelength more in addition to that of incident light। अब ये पूरा जो चीज़ है क्या है, मतलब जब भी ये सर सीवी रमन ने पाया कि जब कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि हमारे पास बेंजीन, टोलुइन ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जब वहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट का इंसिडेंट होता है, तो जो हमारे इंसिडेंट लाइट है उसके अलावा भी इन एडिशन टू डैट कुछ अलग लाइट मिलता है जिसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ज़्यादा है, कम भी हो सकता है, मोर और लेस, एज फ्रीक्वेंसी मोर और लेस दोनों ही हम लिख सकते हैं, दोनों लिखना पड़ेगा, मोर और लेस इन एडिशन टू इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन कुछ मिल रहा है हमें, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, रमन सर ने जो बोला कि नॉर्मली हम लोग क्या पता, वेवलेंथ जो होता है हमारा स्कैटरिंग में, वेवलेंथ एक पर्टिकुलर लाइट का वो चेंज नहीं होता है, लेकिन सर सीवी रमन ने बोला एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट का भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चेंज होगा। हम लोग ऐसे देखेंगे, इसी इफेक्ट को बोला जाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। तो अभी अगर इन शॉर्ट अगर बोलूँ रमन इफेक्ट का मेन क्राइटेरिया क्या है? मेन क्राइटेरिया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट का मेन चीज क्या, एक लाइन में अगर आप लोगों को समझाऊं, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंजेस ड्यूरिंग स्कैटरिंग। तो जब स्कैटरिंग होगा
सो एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चेंज होगा। यही सर सीवी रमन ने बोला था। लेकिन रेली ने क्या बोला था? सर रेली ने बोला था कि हमारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब जाएगा वो अलग अलग मतलब स्कैटर होगा। रेले ने बोला था, मैं फिर से तो लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सर रेले, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। ये जो उन्होंने थ्योरी दिया था, इधर जो इंटेंसिटी उनको मिलता था, ये जिस लाइट का वेवलेंथ जैसा वैसा स्कैटर होता। लेकिन सर रमन ने बोला एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का भी अगर लाइट होता है उसका भी अलग अलग वेवलेंथ में वो स्कैटर करेगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में स्कैटर करेगा। मतलब रेड का ही, जब रेड लाइट ही गिरेगा, रेड लाइट ही अलग अलग कॉम्पोनेंट में स्कैटर करेगा। समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा आप लोग समझना पड़ेगा, रमन इफेक्ट। तो ये वाला था रमन इफेक्ट। अभी इसका हम लोग मैथमेटिकल चीज़ें डिराइव करेंगे, पहले यहाँ तक बोले समझ पाए? ठीक है। अभी देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं इसका इक्वेशन डिराइव करने का कोशिश करूं तो देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारा जो मेन लाइट है उसका वेवलेंथ अगर मैं बोलूँ लैम्डा, तो क्या बोले पर्टिकुलर लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, तो उसका बढ़ भी सकता है कम भी सकता है। अगर स्कैटरिंग के बाद अगर हमारा वेवलेंथ बढ़ गया तो क्या होगा? लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा बढ़ गया। जितना बढ़ा उतना ही हमारा कम सकता है, तो वो वाला क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। ये था हमारा इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ। ये वाला हमारा जब बढ़ जा रहा है, यहाँ पर कम जा रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलूँ तो अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी एफ होता है तो उधर वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कमेगा, सो एफ माइनस डेल्टा एफ हो जाएगा, क्योंकि जब वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कमता है, और यहाँ पर हो जाएगा एफ प्लस डेल्टा एफ। सो अभी देखिए ये जो मैंने तीनों चीज़ लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जब मेरा इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है लैम्डा, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है एफ। जब वेवलेंथ बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी कमता है, तो जितना बढ़ता है उतना ही कमता है, और उसका इधर वेवलेंथ कमता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। सो ये वाला जो हमारा लाइन है, जब हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अनचेंज रहता है, मतलब जो इंसिडेंट लाइट रे है वही हमारा स्कैटर लाइट रे का इंसिडेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ सेम रहेगा, मतलब जितना वेवलेंथ के साथ आया उतना वेवलेंथ के साथ एक गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेले लाइन या रेले स्कैटरिंग। इसको हम लोग बोलेंगे रेले लाइन, ठीक है। इसके बाद जब हमारा वेवलेंथ बढ़ जाएगा या फ्रीक्वेंसी कम जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टोक्स लाइन, ठीक है। ये रेले लाइन, ये स्टोक्स लाइन। और जब हमारा वेवलेंथ कम जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे इसको एंटी स्टोक्स लाइन। इसको बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन। अभी देखिए अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं, इधर हमारा इंटेंसिटी है, इधर हमारा इंटेंसिटी है, इधर अगर फ्रीक्वेंसी है, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पर राइज करेगा, ऐसा करके जाएगा। ये जो एकदम बीच का जो सबसे ऊपर गया, ये वाला क्या है बोलिए तो? रेले लाइन। ये वाला को दोनों क्या है बोलिए तो? ये दोनों है एंटी स्टोक्स लाइन। और ये वाला क्या है? स्टोक्स लाइन। यहाँ पर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी में बोला हूँ, यहाँ पर हमारा रमन शिफ्ट हम लोग बोल सकते हैं, मेनली रमन शिफ्ट सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाला जो इंटेंसिटी का साथ रमन शिफ्ट सेंटीमीटर इनवर्स का ये वाला ग्राफ होगा। आप लोग इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग बाकी सब चीज़ें करेंगे। रमन शिफ्ट समझ पा रहे हैं? तो ये वाला एंटी स्टोक्स लाइन, ये वाला स्टोक्स लाइन। सो अभी हम देखें तीनों चीज़। यहाँ पर जब हमारा ये वाला फेनोमेना होगा रमन इफेक्ट में, तब इसको बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन। जब हमारा ये वाला रहेगा तो रेले लाइन, और जब ये वाला रहेगा तो स्टोक्स लाइन, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी हमारा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम जाता है, तब जो वाला लाइन क्रिएट होगा वो स्टोक्स लाइन। जब फ्रीक्वेंसी हमारा इंसिडेंट लाइट से बढ़ जाता है, तब हमारा होगा एंटी स्टोक्स लाइन, और उसका उल्टा होगा वेवलेंथ। अभी देखिए ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो लाइट जो स्कैटर हो रहा है उसका इंटेंसिटी और रमन शिफ्ट का बीच में रिलेशन कैसा है। सेंटीमीटर मतलब ये वाला एक्चुअली 1/λ हम लोग को मिल रहा है। रमन शिफ्ट क्या है? 1/λ हमें मिल रहा है। सेंटीमीटर इनवर्स मतलब 1/λ हमें मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको अगर और थोड़ा डिटेल्स में हम समझें। सो देखिए हम लोग जनरली क्या देख रहे हैं, जनरली देख रहे हैं हम लोग
कि लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पर एक एनर्जी एसोसिएटेड होगा। अब वो एनर्जी चेंज कितना है हम लोग उसी को स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर स्कैटरिंग हो रहा है मतलब एक कॉलिजन का पहले स्कैटरिंग हो रहा है मतलब कॉलिजन का पहले एक एनर्जी रहेगा, कॉलिशन का बाद एक एनर्जी रहेगा। सो अगर हम लोग अभी लिखें टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन, टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन अगर बोले वो कितना होगा बोलिए तो सबसे पहले हमारा फ्रीक्वेंसी एफ है तो एच एफ, फ्रीक्वेंसी एफ है तो क्या होगा एच एफ प्लस हमारा काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हमारा इंटरनल एनर्जी E1। E1 क्या है? E1 इज द इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अगर हम लोग बोले टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिशन, टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? एच एफ डैश प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस E2। अभी एक चीज देखिए, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुआ, हमारा लाइट का फोटोन का एनर्जी भी चेंज हुआ, लेकिन हमारा काइनेटिक एनर्जी सेम रहा। क्यों बोलिए तो क्योंकि हमारा इधर टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है, सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। नोट, क्या नोट करेंगे? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम क्या होता है? डू नॉट चेंज ऑफ सराउंडिंग मीडियम डू नॉट चेंज, सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड या कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा। बिफोर और आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी हमारा सेम रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग मीडियम का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी हमारा सेम रहेगा। अभी देखिए टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन, टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों सेम होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एच एफ डैश प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस E2 इक्वल्स टू एच एफ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस E1। मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ साइड में, E1 और E2 क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है। ठीक है। सो देखिए बोथ साइड से ये वाला कट गया। सो ये अगर इस तरफ आएगा तो क्या होगा? H इंटू एफ डैश माइनस एफ, ये जब इस तरह आएगा ये कट गया तो क्या पड़ा रहेगा? E1 माइनस E2 सॉल्व करने के बाद तो यहाँ से एफ डैश माइनस एफ क्या होगा? E1 माइनस E2 बाई H, ये वाला पड़ा रहेगा। तो यहाँ से मेरा एफ डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा? एफ प्लस E1 माइनस E2 बाई H, E1 माइनस E2 बाई H, ये वाला मेरा इक्वेशन आ रहा है। एफ डैश इक्वल्स टू एफ प्लस E1 माइनस E2 बाई H। ये एफ डैश क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द, बोलिए, स्कैटर्ड लाइट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो ये वाला हमारा इक्वेशन आ रहा है। तो यहाँ से 3 केसेस हमारे पास आएगा। तो ये वाला पहले लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद मिटा के मैं ऊपर लिखूंगा, पहले वाला लिख लीजिए। सो ये वाला है हमारा क्या? रमन इफेक्ट का एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अभी देखिए, हाँ ये वाला मेरा पहला वाला हो गया। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। इसको अगर मैं ऊपर लिखूं, देखिए क्या चीज होगा। बहुत ही इजी है, रमन इफेक्ट बहुत ही इजी है, थोड़ा समझ जाएंगे तो वेरी इजी। तो इसी चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। सो एफ डैश इक्वल्स टू एफ प्लस E1 माइनस E2 बाई H। यहां पर देखिए एफ डैश क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, यह फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट। अभी यहां से 3 केसेस हमें जानना पड़ेगा, 3 केसेस। तो क्या क्या 3 केसेस है? देखिए क्या क्या 3 केसेस। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कहता है? अगर इफ E1 इक्वल्स टू E2 है, मतलब इंसिडेंट और स्कैटर्ड लाइट का इंटरनल एनर्जी अगर सेम होता है, तब क्या होगा? तब ये वाला मेरे 0 हो जाएगा। तब क्या होगा? देयरफॉर
एफ डैश इक्वल टू एफ हो जाएगा। ये जब होगा तब एफ डैश इक्वल टू एफ होगा। तो जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो ये वाला क्या स्कैटरिंग हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा रेले लाइन या रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग, और इसी को हम लोग बोलेंगे रेले लाइन्स। सो जब ये वाला कंडीशन होगा तब हमें क्या मिलेगा, रेले लाइन्स। जो मैंने पहले बोला था वो अभी हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ कर रहे हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है, अगर E1 ग्रेटर देन E2 होता है, अगर E1 ग्रेटर देन E2 होता है मतलब ये अगर इससे बड़ा है तो मेरा क्या होगा, एफ डैश ग्रेटर देन एफ हो जाएगा। तब मेरा एफ डैश ग्रेटर देन एफ होगा। तो देखिए एफ डैश ग्रेटर देन एफ, थोड़ी देर पहले याद कीजिए हमने 3 डोजेस किया था, यहाँ पर एफ था, यहाँ पर एफ माइनस डेल्टा एफ, यहाँ पर एफ प्लस डेल्टा एफ। तो जब एफ मेरा बढ़ जाता है तो क्या होता है, एंटी स्टोक्स लाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी स्टोक्स स्कैटरिंग या हो जाएगा एंटी स्टोक लाइन हमें दिखने को मिलेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारा स्कैटर लाइट का बढ़ जाता है तब हमें क्या मिलेगा, एंटी स्टोक्स लाइन। क्या मिलेगा, एंटी स्टोक्स लाइन। जब हमारा केस 3 क्या कहता है, अगर E1 लेस देन E2 होता है मतलब हमारा इंसिडेंट लाइट का मतलब एनर्जी अगर स्कैटर्ड से कम हो जाता है तो क्या होगा, तब होगा एफ डैश लेस देन एफ। ये वाला कम जा रहा है तो कम जा रहा है मतलब एफ कम जा रहा है, माइनस हो जाएगा तो एफ डैश लेस देन एफ हो जाएगा। तो ये जब होगा, ये किसका कंडीशन है, स्टोक्स लाइन का कंडीशन है। तो ये वाला हो गया रेले स्कैटरिंग, ये वाला एंटी स्टोक्स लाइन, ये वाला हो गया स्टोक्स लाइन। तो ये यही सिंपल चीज़ें बच्चे फंस जाते हैं। तो मैंने आप लोग बहुत ही सिंपल वे में पूरा चीज़ समझा दिया। लिखना है तो एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन करके पूरा एक बार पूरा लिख लीजिए। तो ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया क्या, रेले स्कैटरिंग या रेले लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन और स्टोक्स लाइन। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे ये से सिंपल चीज़ें में फंस जाते हैं, लेकिन फंसने का कुछ है नहीं, वेरी वेरी इजी टॉपिक है और एकदम हमने झटके में समझ लिया। ठीक है, सो चलिए ये वाला तो हमने देख लिया। अभी ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो रमन इफेक्ट क्या है पूरा समझ गए हम लोग। अभी रमन इफेक्ट काम कहाँ आता है सर, ये रमन इफेक्ट का एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है। रमन इफेक्ट से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समुद्र का पानी ब्लू क्यों है। फिर रमन इफेक्ट से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में जान पाएंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग जो हम लोग का जो स्टैटिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम ओरल स्टैटिस्टिक्स मतलब एक मॉलिकुलर का स्ट्रक्चर में कैसे स्पिन होता है, स्पिन स्टैटिस्टिक्स, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। तो मैं लिखा देता हूँ, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए कि एप्लीकेशन क्या है रमन इफेक्ट का। एप्लीकेशन बहुत जगह है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है रमन इफेक्ट का एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है, यूज टू स्टडी क्या, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल। क्रिस्टल और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने में हेल्प करता है कौन, हमारा रमन इफेक्ट। उसके बाद किस में हेल्प करता है, उसके बाद किस में हेल्प करता है, यूज टू स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट लाइक स्पिन स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा कहाँ हेल्प करता है कि हमारा एक्सप्लेन, इससे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्लेन ब्लू कलर ऑफ ओशन वाटर। ये ओशन वाटर से एक स्टोरी याद आया कि सर सीवी रमन को कहाँ से ख्याल आया कि ये वाला चीज़ जो होता है, ओशन वाटर का कलर ब्लू से उन्होंने देखा था। मतलब क्या हुआ था, तब तो ब्रिटिश ऑक्युपाइड इंडिया था, तब हमारा इंडिया ब्रिटिश के अंडर था। तो क्या होता था देखिए कि जो भी कॉन्फ्रेंस होता है, जो भी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस वो लंदन में होता था, हमारे इंडिया में तब उतना कुछ होता नहीं था। तो क्या हुआ, सर सीवी रमन कहाँ गए थे, लंदन गए थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, क्योंकि सीवी रमन नोबेल प्राइज नहीं मिला था तभी, लेकिन उनको बहुत रिस्पेक्ट था साइंस के फील्ड में, क्योंकि सर सीवी रमन बहुत सारे सालों से साइंस के ऊपर बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। तो उन्हें कोई भी कॉन्फ्रेंस होता उन्हें बुलावा मिलता। तो सर सीवी रमन उस टाइम कहाँ गए थे, लंदन गए थे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो जब वो कॉन्फ्रेंस करके वापस आ रहे थे तब तो कोई मतलब एरोप्लेन नहीं था, सब कुछ बाई शिप होता था, जहाज से होता था। तो ऐसे बहुत दिन लगता था जहाज से आने के लिए। तो जब लंदन से निकल के वो इंडिया के लिए आ रहे थे तब पूरा चारों तरफ समुंदर। तो समुंदर का उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि चारों तरफ समुंदर, जहाँ भी उनका नजर जा रहा है देख पा रहे हैं कि पूरा समुंदर का पानी क्या है, ब्लू कलर, पूरा सी का कलर क्या है, ब्लू। लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं सी से एक
ग्लास पानी का निकालूं तो वो कलर तो मेरा कोई ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, कोई कलर नहीं है। लेकिन जब मैं पानी शिप से जब मैं सी को देख रहा हूँ तब पानी मेरा पूरा ब्लू कलर है। तो वो क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हैं? मतलब पूरा चारों तरफ समुद्र का पानी नीला, एक गिलास पानी निकाल लीजिए समुद्र से, कोई कलर नहीं दिख रहा, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। तो सर सीवी रमन ने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब इसके बारे में तब उतना कोई एक्सप्लेनेशन था नहीं कि समुद्र का पानी ब्लू क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में आके उन्होंने बहुत स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, रमन इफेक्ट का उन्होंने डिस्कवरी किया। तो समझ पा रहे हैं कि मतलब हम लोग चारों तरफ नेचर में अगर देखेंगे तो कितना कुछ हमें नेचर से सीखने को मिलेगा। सर सीवी रमन का जो काम को इंस्पिरेशन है वो उसी समुद्र का पानी है, उनका काम का इंस्पिरेशन, समझ पा रहे हैं? तो इस सोचिए हम लोग अगर होते हम लोग उसका नज़र ही नहीं जाता, लेकिन सर सीवी रमन का नज़र देखिए कि ये क्यों हो रहा है और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। समझ पा रहे हैं? सो दिस इज ऑल अबाउट रमन इफेक्ट। अभी हम लोग स्टडी करेंगे सोलर स्पेक्ट्रम ऑफ फ्राउनहोफर लाइन्स। यहाँ तक समझ गए? नो डाउट, ठीक है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे सोलार स्पेक्ट्रम। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, देख लीजिए। सोलार स्पेक्ट्रम है क्या? तो सर सोलार स्पेक्ट्रम क्या है? जब भी हम लोग सनलाइट हमारे अर्थ में आते हैं तो हम लोग जनरली क्या जानते हैं, सनलाइट हमारा वाइट कलर लाइट एमिट करता है, हमें पता है। और उसमें कितना कलर है, 7 कलर्स है, वाइट कलर। सो होता क्या है देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे सोलार स्पेक्ट्रम। सो जब हमारा सनलाइट आता है, सनलाइट कॉन्सिस्ट ऑफ सेवन कलर्स। सो क्या होता है जनरली कि जो स्पेक्ट्रम मतलब जो स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है सनलाइट से, उसी स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग स्क्रीन में देखें उसी को बोलेंगे सोलर स्पेक्ट्रम। द spectrum obtained by sunlight is called solar spectrum. Spectrum obtained by sunlight is called solar spectrum. अभी ये चीज है क्या, सोलर स्पेक्ट्रम तो हमने समझ गया कि स्पेक्ट्रम ऑब्टेन बाय सनलाइट। अभी देखिए सनलाइट पर स्पेक्ट्रम तो सोलर स्पेक्ट्रम, लेकिन ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब ये स्पेक्ट्रम हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जब ये स्पेक्ट्रम को स्टडी किया गया, ऑब्जर्व किया गया, तो देखा गया कि ये जो कलर के साथ साथ बहुत सारा डार्क बैंड्स फॉर्म हो रहा है, बहुत सारे डार्क लाइन्स फॉर्म हो रहा है। जो हमारा सोलर स्पेक्ट्रम है वहाँ पर बहुत सारे डार्क लाइन्स फॉर्म हो रहा है। ये जो डार्क लाइन्स है इन्हीं को बाद में सर फ्राउनहोफर ने डिस्कवर किया था। इसी डार्क लाइन्स को बोला जाता है फ्राउनहोफर लाइन्स। सो देखिए dark lines, when this spectrum was observed, dark lines were observed in this spectrum में डार्क लाइन्स बहुत सारा ऑब्जर्व किया गया। तो ये जो डार्क लाइन्स था किसने डिस्कवर किया था, सर फ्राउनहोफर ने। इसलिए इस डार्क लाइन्स को बोला जाता है फ्राउनहोफर लाइन्स। दीज लाइन्स वर कॉल्ड फ्राउनहोफर लाइन्स। इसको बोला फ्राउनहोफर लाइन्स। तो सोलर स्पेक्ट्रम में हम लोग और एक चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फ्राउनहोफर लाइन। सो ऐसे सोलर स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर का बैंड मिला। तो फ्राउनहोफर ने क्या किया, फ्राउनहोफर ने A to K अलग अलग सिंबल में पूरा एकदम स्पेक्ट्रम हमारा एक्सप्लेन कर दिया। उनका जो सोलर स्पेक्ट्रम उन्होंने फ्राउनहोफर ने दिया था, उन्होंने ऐसे करके इसका पिक्चर हो सके तो मैं इधर कहीं पर अटैच कर लूँगा, पिक्चर देख लेना। यहाँ से उन्होंने पूरा एकदम एक सीरीज ऑफ उन्होंने लाइंस दिया था कि अलग अलग कलर का अलग अलग। तो यहाँ से A से लेके K तक उन्होंने अलग अलग बैंड्स के लिए अलग अलग सिंबल उन्होंने दिया था। और डार्क बैंड और कलर हमारा ऑब्जर्व हुआ। तो A B C, फिर हमारे D E F G H, ऐसा करके G H और K ऐसा करके I J K ऐसा करके होता है। तो ऐसे जनरली ये वाला पैटर्न उन्होंने दिया था। मैं ये पूरा ये वाला जो मैं बना रहा हूँ इसका पिक्चर मैं इधर अटैच कर लूँगा तो आप लोग को देखने में आसानी होगा। सो A B C, फिर हम लोग G H ये देख रहे हैं,
तो सबसे पहले ए बी सी जो था, यहाँ तक उन्होंने क्या बोला, यहाँ तक जो कलर होगा, अब जब मैं उसको अटैच करूँगा तब आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला कलर उन्होंने क्या बोला था, ये वाला कलर उन्होंने क्या बोला था, रेड बोला था। ए बी और सी जो कलर सबसे पहले जो ऑब्जर्व हुआ था रेड। रेड के बाद कौन सा कलर यूज हुआ, डी का जो कलर है, ये डी का पर्टिकुलर जो कलर है, ये कलर उन्होंने क्या बोला था, येलो। फिर एफ और ई को एक साथ उन्होंने बोला था, एफ और ई का मतलब है ग्रीन, ये वाला कलर उन्होंने ग्रीन। फिर जी का एक कलर, और के और एच को लास्ट में बोला था क्या, इंडिगो। और सो हम लोग को क्या पता है, हमारा विविगर पैटर्न VIBGYOR, सो VIBGYOR, तो इंडिगो। और ये वाला जो कलर था उन्होंने बोला था ये वाला कलर होगा ब्लू, ये वाला कलर होगा ब्लू, इंडिगो ब्लू। ऐसा करके हमारा सीरीज ऐसा करके राइज हो रहा है, ठीक है, ऐसा करके हमारा सीरीज लाइज हो रहा है। ब्लू इंडिगो, एक मिनट, दोनों तो ब्लू इंडिगो, इसको आप लोग इंडिगो तो सबसे ज़्यादा तो वायलेट का होगा, और इसको इंडिगो ब्लू, इंडिगो ब्लू सब इस रेंज में है। तो ये वाला जो पूरा सीरीज था उन्होंने क्या दिया, फ्रोनोफर ने दिया था। तो अलग अलग कलर का अलग अलग बैंड जो होगा ये उन्होंने बोला था। और बीच बीच में क्या है, डार्क लाइन से, बीच बीच में ऐसा जो है ये सब क्या है बोले तो ये सब है डार्क बैंड, ये सब क्या है, डार्क लाइन्स, ये सब है डार्क लाइन्स। इसको किसने बोला था, सर फ्रोनोफर ने बोला था। तो ये ऑब्जर्व क्यों हो रहा बोलिए तो, क्योंकि सन का जो हमारा, हम लोग सन का तो लाइट आता है, तो सन का जो एकदम बाहर का सरफेस है उसको बोला था फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर से जब लाइट निकलता है वो स्कैटर कर जाता है, तो अलग अलग लाइट इसलिए स्कैटर करके हमारे पास आता है। सो ये वाला बोला था। और ये फ्रोनोफर लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो स्टडी है, स्टडी ऑफ फ्रोनोफर लाइन, स्टडी ऑफ Fraunhofer lines gives us idea of elements present in sun, elements present in sun, मतलब सन में क्या क्या एलिमेंट है वो सब कुछ हम लोग ये फ्रोनोफर लाइन स्टडी करके हम लोग को पता है। हम लोग को ये पता है सन में हीलियम मौजूद है, सन में कैल्शियम मौजूद है, सन में हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये सब हमें कैसे पता है, सन में जो हमारा कैल्शियम, हीलियम, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम लोग तो खुद जाके देख नहीं पाए। हम लोग सन के पास अगर जाएंगे हम लोग पिघल जाएंगे। हमारा कोई अगर रॉकेट भी गया सन के पास, पूरा पिघल के गिर जाएगा, पूरा पिघल के फ्लोट करेगा। मतलब तो कैसे हमें पता है कि सन में हाइड्रोजन है, हीलियम है, जब हम लोग फ्रोनोफर लाइन स्टडी करते हैं वहीं से हमें पता है कि सन में वो सब चीज़ें प्रेजेंट है। तो अबाउट कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ पता है फ्रोनोफर लाइन्स के, अबाउट 70 एलिमेंट, चौंक जाएंगे, 70 एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सब पूरा डिस्कवर हुआ सन का, कहाँ से, बाय द स्टडी ऑफ फ्रोनोफर लाइन्स। 70 एलिमेंट्स वेर डिस्कवर्ड, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो नियर अबाउट 70 एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ किससे, फ्रोनोफर लाइन्स का स्टडी से। इसलिए 16 स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रोनोफर लाइन इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग बैंड है, यहाँ पर के, तो ये अलग अलग बैंड है। तो ए बी सी जो है रेड, येलो, ग्रीन, इंडिगो ब्लू और ये वायलेट। तो इसका जो डायग्राम है ऑलरेडी तो मैं स्क्रीन के ऊपर अटैच कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ समझ पा रहे कैसे बैंड शो होता है, और उसका ग्राफ भी अगर हो सके मैं आप लोगों के लिए अटैच कर दूंगा। तो यही था फ्रोनोफर लाइन का पूरा स्टोरी। इसको समझ लेंगे, एकदम बात सिंपल है। जब भी हमारा 16 स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे, सनलाइट का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे, बीच बीच में ब्लैक लाइन्स हमारा फॉर्म होगा, वो जो ब्लैक लाइन्स है उसी को बोलेंगे हम लोग के फ्रोनोफर लाइन्स, ठीक है। सो अभी स्कैटरिंग का एकदम लास्ट एक टॉपिक बाकी हुआ है, प्राइमरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये आप सभी लोगों को पता है, जो लोग थोड़ा बहुत ड्राइंग किए थे बचपन में, आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी कलर हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी कलर। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। सो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी या कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, अभी हम लोग उसी चीज़ को स्टडी करेंगे। सो प्राइमरी कलर का मतलब क्या है, जो एकदम मेन जो कलर है जिससे हमारा कोई चीज़ बनता है, मेन जो कलर है उसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। सो देखिए अभी हम लोग स्टडी करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सो हम सभी लोगों को पता है सनलाइट से 7 कलर निकलता है।
ऐसा 7 कलर निकलता है, इनको बोला जाता है प्योर कलर, इनको बोला जाता है प्योर कलर। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3 मेन कलर है, रेड, ब्लू और कौन सा बोले तो ग्रीन। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 मेन कलर है। इन तीनों कलर का यूज करके हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं, इसलिए जान के रखिए रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों को बोला जाता है क्या, प्राइमरी कलर। और ये तीनों को मिक्स करके हम लोग कोई भी कलर बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं अगर एक आप लोग को वेन डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसे करके एक वेन डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। तो ये वाला ऊपर है रेड, इसको क्या बनाएंगे, इसको ब्लू बना दीजिए, इसको ग्रीन बना दीजिए, ठीक है, रेड, ब्लू और ग्रीन। सो दीज आर द मेन 3 कलर। तो अभी यहाँ जो मिक्स्ड होगा, तो मिक्स्ड के बाद हमारा अलग अलग कलर बनेगा। अभी हम लोग उसी चीज़ को स्टडी करेंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, रेड, ब्लू और ग्रीन। सो अच्छा ठीक है, 1 मिनट, इसको आप लोग ब्लू कर दीजिए। इस बात सेम ही है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ। सो देखिए, तीनों कलर जहाँ मिक्स्ड होगा वहाँ पर बनेगा व्हाइट। तो तीनों कलर कहाँ मिक्स्ड हो रहा है, इधर। तो ये वाला कलर क्या बनेगा, व्हाइट। तीनों कलर मिक्स्ड हो रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसका पिक्चर भी मैं साइड में कहीं पर अटैच कर लूँगा, तो कलर देखेंगे तो समझने में ईजी होगा। फिर देखिए, रेड और ब्लू जब मिक्स्ड होता है, रेड और ब्लू जब मिक्स्ड होता है, जो कलर बनता है उसका नाम है मैग्नेटा। तो रेड और ब्लू मिक्स्ड हुआ, क्या बना, मैग्नेटा, ठीक है। फिर ब्लू और ग्रीन जब मिक्स्ड हो जाता है, तो यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग पीकॉक ब्लू। ये जो कलर बनता है इसको बोलते हैं पीकॉक ब्लू। और रेड और ग्रीन जब मिक्स्ड होता है, ये कलर क्या बनता है, येलो कलर बनता है। दिस ऑल आर द कॉल कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो मतलब क्या क्या बना है मैं इधर लिख देता हूँ। रेड प्लस ब्लू क्या कलर बना है, मैग्नेटा। फिर देखिए, रेड प्लस ग्रीन क्या बना है, रेड प्लस ग्रीन क्या बना है, येलो। ग्रीन और ब्लू क्या बना है, ग्रीन और ब्लू क्या बना है, पीकॉक ब्लू। जब तीनों मिक्स्ड हो जा रहा है तो क्या बन रहा है, व्हाइट बन रहा है। रेड, ग्रीन प्लस ब्लू तीनों जब मिक्स्ड हो जा रहा है, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू तीनों जब मिक्स्ड हो जा रहा है, तब क्या बन रहा है, व्हाइट। सो ये पूरा हमारा जो चार्ट है ये हमने समझ लिया। मैग्नेटा, येलो, पीकॉक ब्लू, व्हाइट, ये तीनों चीज़ों को हमने समझ लिया। यही है प्राइमरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो जो स्कैटरिंग का पार्ट है, डिस्पर्सन स्कैटरिंग, इसके बाहर आप लोगों को कुछ देखने का जरूरत नहीं। ये जो हमने आप लोगों को समझा दिया, इसी के अंदर से सब मतलब आएगा एग्जाम में। रमन इफेक्ट, उसके बाद आप लोगों का जो हमारे पास फ्रॉन्टोफाइल लाइन, सोलर स्पेक्ट्रम, और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी या कॉम्प्लीमेंट्री कलर। आप लोग यहाँ से मेन क्वेश्चन आएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन में कौन सा कलर बनता है, या तीनों प्राइमरी कलर का नाम बोलिए। तो तीनों प्राइमरी कलर अगर आया तो आप लोग सिंपली ये तीनों का नाम लिख देना, प्राइमरी कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ओके, ये वाला क्लास आज यहाँ तक खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वहाँ पर हमने देखेंगे आँखों का डिफेक्ट कैसे ठीक करते हैं। जैसे मैं भी चश्मा पहना हूँ, मैं मेरा पावर है माइनस पावर, तो मैं कौन सा लेंस पर हूँ, माइनस पावर तो है मेरा, तो कौन सा लेंस पर हूँ, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आगे जाके देखेंगे कि वहाँ से हमारा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का कैसे स्टडी होता है, टेलीस्कोप का थ्योरी क्या है, माइक्रोस्कोप का थ्योरी क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आगे देखेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको फॉलो कीजिए। कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।